हिमाचल की वादियों में बसे एक खूबसूरत और शांत शहर सोलन की सुबह हमेशा ही सुहानी होती थी। देवदार के पेड़ों के बीच से छनकर आती सूरज की पहली किरणें जब नेह आंगन नाम के एक पुराने और बेहद करीने से सजाए गए बंगले पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो पूरा घर सोने की चादर से ढक गया हो। इस बंगले के मालिक थे अमरनाथ शर्मा, जो वन विभाग से एक वरिष्ठ अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अमरनाथ जी स्वभाव से जितने अनुशासित थे, दिल से उतने ही भावुक और जीवंत इंसान थे। 60 की उम्र पार करने के बाद भी उनके चेहरे का तेज और आंखों की चमक वैसी ही थी जैसी जवानी के दिनों में हुआ करती थी। उनकी धर्मपत्नी शारदा जी एक शांत, ममतामयी और बेहद सलीकेदार महिला थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार, पति और बच्चों की खुशियों को संवारने में लगा दिया था। उस गुलाबी ठंड वाली सुबह में नेहा आंगन की पहली मंजिल की बड़ी सी बालकनी में अमरनाथ जी और शारदा जी बैठे थे। अमरनाथ जी हाथ में चाय का कप थामे हुए थे और शारदा जी उनका एक खूबसूरत आसमानी रंग का शॉल बुन रही थी। शारदा, जरा इधर तो देखो। अमरनाथ जी ने चाय की चुस्की लेते हुए बड़े ही प्यार से कहा। क्या है जी? देखने दीजिए, एक फंदा छूट गया तो पूरी बुनाई खराब हो जाएगी। शारदा जी ने बिना सिर उठाए अपनी सलाई चलाते हुए कहा। अमरनाथ जी ने मुस्कुराते हुए उनके हाथ से सलाई को धीरे से थाम लिया, जिससे शारदा जी को विवश होकर उनकी तरफ देखना पड़ा। अरे, इस शॉल की बुनाई तो जीवन भर चलती रहेगी। जरा सामने के पहाड़ों पर देखो, बर्फ की चोटियों पर सूरज की ये लाली बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे हमारी शादी के पहले दिन तुम्हारे गालों पर आई थी। शारदा जी का चेहरा लाज से थोड़ा लाल हो गया। उन्होंने बनावटी डांट काटते हुए कहा, दत्त, इस उम्र में आपको ये सब सूझ रहा है? बच्चे नीचे लॉन में टहल रहे हैं, नौकर चाकर काम पर आ गए हैं, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? पोते पोती बड़े हो रहे हैं, कुछ तो लिहाज करिए। लिहाज कैसा अपनी पत्नी से? उम्र तो सिर्फ एक संख्या है शारदा। हमारा दिल तो आज भी उसी दौर में जी रहा है जब हम पहली बार मिले थे। अमरनाथ जी ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा और उनके सफेद होते जा रहे बालों को कान के पीछे संवार दिए। शारदा जी के होठों पर एक गहरी संतोषजनक मुस्कान बिखर गई। उन्हें अमरनाथ जी का यह अल्हड़पन और प्रेम हमेशा से ही ऊर्जा देता था। लेकिन नीचे लॉन में खड़ी उनकी दोनों बहुएं अंजलि और नीलम अपनी सुबह की ग्रीन टी पीते हुए ऊपर बालकनी की ओर देख रही थी और उनके चेहरों पर प्रशंसा के भाव बिल्कुल नहीं थे। अंजलि बड़े बेटे विनीत की पत्नी थी और एक नामी इंटरनेशनल फैशन बुटीक चलाती थी। आधुनिकता और दिखावे की दुनिया में रहने के कारण उसकी सोच काफी व्यवहारिक और व्यावसायिक हो चुकी थी। वहीं छोटी बहू नीलम छोटे बेटे सुमित की पत्नी थी और एक विदेशी एमएनसी कॉरपोरेट बैंक में रीजनल मैनेजर के ऊंचे पद पर थी। दोनों ही बहुएं पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर थी, लेकिन उनके भीतर पारिवारिक मूल्य और बुजुर्गों के प्रति सम्मान की थोड़ी कमी थी। अंजलि ने ऊपर बालकनी में अपने सास ससुर को इस तरह हंसते खिलखिलाते देखा तो उसने अपनी नाक सिकोड़ी। उसने ग्रीन टी का कप मेज पर रखते हुए नीलम से कहा, देखो नीलम, हमारे मम्मी पापा को तो देखो। इस उम्र में जब इंसान को भगवान का नाम लेना चाहिए, तीर्थ यात्रा की योजना बनानी चाहिए, ये दोनों अभी भी कॉलेज के कपल की तरह रोमांस कर रहे हैं। हमारे स्टेटस के लोग, क्लब के मेंबर्स जब घर आते होंगे और यह सब देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? नीलम ने भी अपनी कलाई पर बंधी महंगी रोलेक्स घड़ी पर देखते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। हम लोग अपनी इतनी बड़ी कॉर्पोरेट लाइफ में 24 घंटे बिजनेस डील्स, क्लाइंट्स और मीटिंग्स के तनाव में मरे जा रहे हैं। हमें खुद के लिए सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और इन्हें देखो, इन्हें दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं है, जैसे सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर मुफ्त का प्यार लुटा रहे हो। नीलम ने चिढ़ते हुए आगे कहा, हद तो तब हो गई जब कल मैंने पापा जी से कहा कि हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स और वीआईपी गेस्ट के ठहरने के लिए घर के पिछले हिस्से में एक मॉडर्न 5 स्टार लुक वाला आउट हाउस गेस्ट हाउस बनवा लेते हैं। हमारी प्रोफाइल के लिए यह जरूरी है। लेकिन पापा जी ने सीधे कह दिया कि यह पुश्तैनी घर जैसा है वैसा ही रहेगा।
दिखावे के लिए फालतू पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए, अपने बिजनेस एम्पायर को बढ़ाने के लिए हमारे पास आइडियाज हैं, पर पापा जी के इन पुराने ख्यालों की वजह से हम रुके हुए हैं। अंजलि ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, यही तो बात है नीलम। पापा जी अपनी सरकारी पेंशन और पुरानी बचत को ऐसे पकड़कर बैठते हैं जैसे कोई खजाना हो। आज के जमाने में कौन पुरानी फिएट कार में घूमता है? हमारे पास दो दो लग्जरी गाड़ियां ड्राइवर के साथ खड़ी हैं, लेकिन जब भी उन्हें बाजार जाना होता है वे उसी पुराने कार को स्टार्ट करने लगते हैं। हमारी हाई सोसाइटी में हमारी क्या इमेज रह जाती है, इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। उसी दिन दोपहर के समय सोलन के मुख्य बाजार में भारी चहल पहल थी। अमरनाथ जी हमेशा की तरह अपने सिद्धांतों और सादगी को तरहीज देते हुए अपनी उसी पुरानी फिएट कार से घर के लिए कुछ ताजी सब्जियां और सारदा के कहने पर कुछ विशेष पहाड़ी मसाले लेने आए थे। वे चाहते तो ड्राइवर को भेज सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी मर्जी से घूमना पसंद था। बाजार की इस चहल पहल के बीच से गुजरते हुए अचानक उनकी नजर रेलवे स्टेशन रोड के किनारे लगे एक छोटे से जर्जर चाय के खोखे पर पड़ी। वह खोखा बेहद दयनीय स्थिति में था। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियों का गहरा जाल था और फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ था। भट्टी पर कोयला झोंककर चाय बना रहा था। ठंड और कमजोरी के कारण उसके हाथ कांप रहे थे। जब वह ग्राहकों को चाय दे रहा था तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी, लाचारी और खोया हुआ स्वाभिमान साफ झलक रहा था। अमरनाथ जी सब्जी मंडी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उस बूढ़े चाय वाले को देखकर उनके कदम अचानक ठिठक गए। उन्हें लगा जैसे समय का चक्र 30 साल पीछे घूम गया हो। वह चेहरा, वे गहरी और उदास आंखें, माथे का वह पुराना चोट का निशान। अमरनाथ जी का दिल जोर से धड़कने लगा। वे अपनी जगह पर पत्थर की मूरत बन गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो यहाँ इस हाल में कैसे? अमरनाथ जी ने खुद से बुदबुदाया। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस चाय के खोखे की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे वापस जा रहे थे, पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने तैरने लगी। खोखे के पास पहुंचकर उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को ध्यान से देखा, जो इस समय बर्तनों को साफ करने में व्यस्त था और दुनिया की नजरों से खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। अमरनाथ जी ने कांपते हुए मगर भारी स्वर में पुकारा, देवदत्त, क्या तुम देवदत्त हो? वह बूढ़ा व्यक्ति उस आवाज को सुनकर चौंक उठा। उसने जैसे ही अमरनाथ जी को देखा, उसकी आंखों में पहचान की एक बिजली सी चमक की, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गहरा संकोच और शर्मिंदगी के भाव आ गए। उसने तुरंत अपना मुंह एक पुराने मफलर से ढकने की कोशिश की और अपनी आंखें चुराते हुए बोला, नहीं बाबूजी, आप किसी गलतफहमी में हैं। मैं देवदत्त नहीं हूँ, मैं तो बस एक मामूली चाय वाला हूँ। अमरनाथ जी ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ कस कर पकड़ लिया। वह हाथ जो कभी कलम पकड़ता था, आज बर्तनों को मांजने और कोयले की भट्टी की वजह से काला और खुरदुरा हो चुका था। तो मुझसे अपनी पहचान छुपाओगे देव? क्या मैं अपने उस दोस्त को भूल सकता हूँ जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल बिताए हैं? हम 5वीं कक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी टॉपर बनने तक हमेशा साथ रहे हैं। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। अमरनाथ जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। देवदत्त ने जब अपने बचपन के मित्र का यह निश्चल प्रेम देखा तो उसके सब्र का बांध टूट गया। वह अमरनाथ जी के गले लगकर फफक फफक कर रो पड़ा। बाजार के लोग कौतूहल से इस नजारे को देख रहे थे। यह वही देवदत्त था जो कभी शहर के जाने माने बैंकर हुआ करता था। उसका अपना एक बड़ा नाम था, लेकिन वक्त की मार और परिवार के धोखे ने उसे सड़क पर ला खड़ा कर दिया था। उसके इकलौते बेटे ने उसकी सारी जमा पूंजी धोखे से अपने नाम करवा ली और उसे और उसकी बीमार पत्नी को घर से निकाल दिया था। पत्नी की बीमारी में सब कुछ बिक गया और अंततः वह शांत हो गई, जिसके बाद देवदत्त इस छोटे से खोखे पर अपनी जिंदगी के
आखिरी दिन काटने को मजबूर था। अमरनाथ जी ने देवदत्त के आंसू पोंछे और कहा, बंद करो यह दुकान। अब तुम एक पल भी यहाँ नहीं रुकोगे। चलो मेरे साथ। देवदत्त ने घबराते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। नहीं अमर, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जरा मेरी हालत तो देखो। मैं इस फटेहाल स्थिति में तुम्हारे आलीशान बंगले में कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहुएं, वे क्या सोचेंगे? समाज में तुम्हारी एक प्रतिष्ठा है, मैं उसे धूल में नहीं मिलाना चाहता। प्रतिष्ठा इंसानों से होती है देव, दीवारों या पैसों से नहीं। और मेरा घर मेरे सिद्धांतों से चलता है, किसी के स्टेटस से नहीं। तुम चुपचाप कार में बैठो, अमरनाथ जी ने दृढ़ता से कहा और उसका हाथ पकड़कर अपनी फिएट कार की तरफ ले गए। जब अमरनाथ जी की कार यह आंगन के अहाते में आकर रुकी तो धूप थोड़ी ढल चुकी थी। कार का दरवाजा खुला और अमरनाथ जी के साथ एक अत्यंत दुर्बल, फटे पुराने कपड़ों वाले और धूले से सने हुए वृद्ध व्यक्ति ने कार से कदम नीचे रखा। उस समय अंजलि और नीलम अपनी शाम की कॉफी लेकर लिविंग रूम में बैठी थी और किसी बिजनेस डील के बारे में चर्चा कर रही थी। जैसे ही उनकी नजर मुख्य दरवाजे से अंदर आते हुए अमरनाथ जी और उनके साथ खड़े उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। अंजलि सोफे से उठ खड़ी हुई और चिल्लाई, पापा जी, यह क्या तमाशा है? यह कौन है आपके साथ और आप इन्हें सीधे हमारे लिविंग रूम में ले आए? इनके जूतों और कपड़ों की धूल देखिए, हमारी कीमती पर्शियन कारपेट पर गिर रही है। पूरे घर में अजीब सी गंध फैल जाएगी। नीलम ने भी तुरंत अपनी नाक पर रुमाल रख लिया और नाराजगी जताते हुए कहा, पापा जी, हद होती है किसी बात की। अगर आपको किसी गरीब या भिखारी की मदद करनी ही थी तो आप उसे बाहर सड़क पर पैसे दे देते या किसी मंदिर के बाहर दान कर देते। इस तरह किसी भी ऐरे गहरे को घर के अंदर ले आना कहाँ की समझदारी है? घर में बच्चे हैं, उन्हें कोई इन्फेक्शन हो सकता है। अमरनाथ जी ने अपनी बहुओं की इन कड़वी बातों को सुना, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने देवदत्त के कंधे पर हाथ रखा, जो इस अपमान से इतना डर गया था कि उसके पैर कांप रहे थे और वह वापस बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। रुको देव, तुम कहीं नहीं जाओगे, अमरनाथ जी ने शांत मगर गंभीर आवाज में कहा। तभी रसोई से सादा जी बाहर आई। उन्होंने स्थिति को देखा, फिर पति की आंखों में झांका। सालों का साथ था, वे बिना एक शब्द कहे सब कुछ समझ गई। शारदा जी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। इसके विपरीत उनकी आंखों में एक पुरानी पहचान और आदर के भाव उभर आए। वे तेजी से आगे बढ़ी और देवदत्त के सामने जाकर हाथ जोड़कर बोली, अरे देव भाई साहब, आप इतने सालों बाद आप कहाँ चले गए थे? आइए आइए, अंदर आइए। देवदत्त ने बड़ी आंखों से शारदा जी को देखा। शारदा भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस हाल में। भाई साहब, अपनों के घर आने के लिए किसी हाल की जरूरत नहीं होती है। आप हमारे बड़े भाई हैं, शारदा जी ने आत्मीयता से कहा और अंजलि तथा नीलम की तरफ मुड़कर सख्त लहजे में कहा, अंजलि, नीलम, अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो। यह कोई भिखारी या ऐरा गैरा नहीं है। यह तुम्हारे पापा जी के बचपन के सबसे अजीज दोस्त हैं और आज से ये हमारे मेहमान हैं। इसी बीच अमरनाथ जी के दोनों बेटे विनीत और सुमित भी अपने अपने ऑफिस से लौट आए थे। घर का माहौल देखकर वे भी हैरान रह गए। विनीत ने अपनी पत्नी अंजलि की तरफ देखा, जिसने उसे इशारे में पूरी बात समझाई। विनीत आगे बढ़ा और थोड़ा चिढ़कर बोला, पापा, यह क्या बचपना है? माना कि यह आपके कोई पुराने दोस्त हैं, लेकिन इनका हुलिया तो देखिए। कल शाम को मेरे ऑफिस के वाइस प्रेसिडेंट अपनी फैमिली के साथ हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं। अगर वे इस तरह के व्यक्ति को हमारे घर में देखेंगे तो हमारी क्या साख रह जाएगी? कॉरपोरेट वर्ल्ड में इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। पापा, सुमित ने भी अपने भाई का साथ देते हुए कहा, हाँ पापा, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको इनकी मदद ही करनी थी तो हम शहर के सबसे अच्छे ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम में इनकी बुकिंग करवा देते हैं। उसका जितना भी मासिक खर्च होगा
हम दोनों भाई मिलकर दे देंगे, लेकिन इन्हें घर में रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। बेटों और बहुओं की बातें सुनकर देवदत्त का आत्मसम्मान बुरी तरह आहत हो चुका था। वह अमरनाथ जी का हाथ छोड़कर पीछे हटने लगा। अमर, मुझे जाने दो भाई। सचमुच इस आलीशान महल के लायक नहीं हूँ। मेरी किस्मत में सड़क ही लिखी है। मुझे वहीं रहने दो। अमरनाथ जी ने देवदत्त को मजबूती से पकड़ लिया और सोफे पर बिठाया। इसके बाद वे धीरे से मुड़े और अपने दोनों बेटों और बहुओं की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरा दुख और निराशा थी। साख, कॉर्पोरेट इमेज, ओल्ड एज होम। अमरनाथ जी की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी गूंज थी जिसने पूरे कमरे को शांत कर दिया। तुम लोग किस साख की बात कर रहे हो विनीत? वह साख जो तुम्हें इंसान को इंसान समझना भुला दे। तुम दोनों बहुएं सुबह बालकनी में खड़ी होकर हमारे सादगी और हमारे प्रेम का मजाक उड़ा रही थी ना? तुम्हें लगता है कि हम सठिया गए हैं? अमरनाथ जी ने एक गहरी सांस ली और देवदत्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज तुम लोग जिस नेह आंगन में बैठकर शान से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, उसकी नींव इस इंसान के त्याग पर टिकी है। विनीत, जब तुम 7 साल के थे और तुम्हें दिल की एक गंभीर बीमारी हुई थी, तब डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन के लिए कहा था। उस समय मेरी सरकारी नौकरी की शुरुआत थी और मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। बैंक लोन देने को तैयार नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमरनाथ जी ने आगे कहा, उस काली रात में यह वही देवदत्त था जो अपनी नवविवाहिता पत्नी के सारे गहने और अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर रुपए लेकर अस्पताल पहुंचा था। उसने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ये पैसा कब लौटाऊंगा। उसने सिर्फ इतना कहा था, अमर, मेरा भतीजा बचना चाहिए। आज इसकी किस्मत खराब है, इसके अपनों ने इसे धोखा दे दिया, तो तुम इसे अपने घर की गंदगी समझ रहे हो। सुमित अपनी जगह पर सुन्न रह गए। उसे अपने भाई की बीमारी और उसके बचपन के ऑपरेशन की धुंधली सी यादें थी, लेकिन उसके पीछे की यह कहानी वे पहली बार सुन रहे थे। अंजलि और नीलम की नजरें भी झुक गई, लेकिन उनका अहंकार अब भी पूरी तरह से टूटा नहीं था। सुमित ने झेपते हुए कहा, पापा, हम इनके एहसान को कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सोचिए ना, समय बदल चुका है। हम इन्हें पैसे दे सकते हैं, कोई फ्लैट किराए पर लेकर दे सकते हैं, पर घर पे रखना पैसा? तुम लोगों को लगता है कि हर चीज को पैसे से तोला जा सकता है? शारदा जी ने बीच में टोकते हुए कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। जब देव भाई साहब ने हमारी मदद की थी, तब क्या उन्होंने प्रैक्टिकल सोचा था? अगर वे भी पैसे के बारे में सोचते तो आज विनीत हमारे बीच जिंदा ना होता। विनीत ने अपनी झुंझलाहट को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, मम्मी, आप बात को इमोशनल एंगल दे रही हैं। आज के समय में हाइजीन नाम की भी कोई चीज होती है। इन्हें कोई बीमारी हुई तो हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? अमरनाथ जी ने अपने बेटों की इस संवेदनहीनता को देखकर एक लंबा और गहरा निर्णय ले लिया था। वे समझ गए थे कि यदि आज उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, तो उनके बच्चों के भीतर की बची खुची इंसानियत भी हमेशा के लिए मर जाएगी। वे उठे और अपने कमरे की तरफ चले गए। पूरा कमरा शांत था, सिर्फ देवदत्त के धीरे धीरे सिसकने की आवाज आ रही थी। कुछ ही मिनटों में अमरनाथ जी वापस लौटे। उनके हाथ में एक बड़ा सा चमड़े का फोल्डर था, जिसमें उनके घर के कागजात और उनकी सारी संपत्ति के दस्तावेज थे। अमरनाथ जी ने वो फोल्डर लिविंग रूम की सेंट्रल टेबल पर रख दिया। विनीत और सुमित ने अचंभे से अपने पिता की तरफ देखा। पापा, यह क्या है? विनीत ने पूछा। अमरनाथ जी ने बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में कहा, यह इस नेह आंगन के और मेरी गांव वाली सारी जमीन के असली कागजात हैं। मैं अगले हफ्ते अपने वकील को बुलाकर यह पूरा बंगला तुम दोनों भाइयों के नाम वसीयत करने वाला था। मैं सोच रहा था कि अब मेरी उम्र हो गई है, यह सब तुम लोग ही संभालोगे। दोनों बेटों और बहुओं के चेहरों पर एक पल के लिए चमक आई, लेकिन अमरनाथ जी के अगले शब्दों ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। लेकिन आज मुझे यह एहसास हो गया कि
तुम लोग इस आलीशान कोठी को तो संभाल सकते हो, लेकिन इसके भीतर के घर को कभी नहीं बचा पाओगे। तुम लोग दीवारों पर महंगे पेंट करवा सकते हो, लेकिन रिश्तों में जो स्वार्थ की सीलन आ चुकी है, उसे कभी साफ नहीं कर पाओगे। जिस घर में मेरे उस दोस्त के लिए जगह नहीं है, जिसने मेरे बेटे को जिंदगी दी, उस घर में मेरे लिए भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? सुमित घबरा कर आगे बढ़ा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अमरनाथ जी ने शारदा जी की तरफ देखा। शारदा, जाओ और हमारे कपड़े एक सूटकेस में पैक कर लो। हम आज ही इसी वक्त देवदत्त के साथ अपने पैतृक गांव रामपुर जा रहे हैं। हमारी वह पुरानी हवेली खाली पड़ी है। वहां थोड़ी धूल जरूर होगी, शहर जैसी सुख सुविधाएं और गाड़ियां नहीं होगी, लेकिन वहां के लोगों के दिलों में आज भी अपनों के लिए जगह है। वहां कोई किसी गरीब के फटे कपड़ों को देखकर अपनी नाक नहीं सिकोड़ेगा। सरदार जी ने बिना एक पल की देरी किए, बिना कोई सवाल पूछे अपने पति के फैसले का सम्मान किया। वे तुरंत अंदर कमरे में गई और दो साधारण से सूटकेस में अपनी और अमरनाथ जी की कुछ जरूरी चीजें पैक करने लगी। विनीत और सुमित बुरी तरह घबरा गए थे। बात सिर्फ भावनाओं की नहीं थी, सामाजिक रूप से भी अगर यह बात बाहर फैलती कि अमरनाथ जी अपने बेटों का घर छोड़कर गांव चले गए हैं, तो समाज और उनके कॉरपोरेट सर्कल में उनकी थू-थू हो जाती। इसके अलावा संपत्ति का हाथ से निकल जाना भी एक बहुत बड़ा झटका था। पापा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमसे गलती हो गई, हम मानते हैं, आप घर छोड़कर मत जाइए। अंजलि ने भी इस बार घबराते हुए कहा। उसकी आधुनिकता और अहंकार अब बिखरने लगा था। गलती वो होती है अंजलि जो अनजाने में हो। यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हारे भीतर घर कर चुकी है। अमरनाथ जी ने सख्त आवाज में कहा। शारदा जी सूटकेस लेकर बाहर आ गई। अमरनाथ जी ने आगे बढ़कर देवदत्त का हाथ उठाया, जो लगातार रो रहा था और उनसे रुकने की भीख मांग रहा था। अमर, मेरी वजह से तुम्हारा हंसता खेलता परिवार मत तोड़ो। मैं चला जाता हूँ, मुझे जाने दो। तुम कहीं नहीं जाओगे देव, तुम जहाँ रहोगे मैं वहीं रहूंगा, अमरनाथ जी ने कहा और अपने दोनों सूटकेस उठाए। उन्होंने अपने बेटों की तरफ आखिरी बार देखा और बिना कुछ कहे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गए। पुरानी फिएट कार की चाबी उनके हाथ में थी। विनीत और सुमित उनके पीछे पीछे लॉन तक आए, लेकिन अमरनाथ जी ने कार स्टार्ट की और देवदत्त तथा शारदा जी को लेकर नेह आंगन की सीमाओं से बाहर निकल गए। नेह आंगन में अब सन्नाटा पसरा हुआ था। शाम ढल चुकी थी और घर की लाइट्स ऑन थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सा अंधेरा महसूस हो रहा था। लिविंग रूम के आलीशान सोफे, जिन पर बैठकर कुछ समय पहले तक अंजलि और नीलम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब काटने को दौड़ रहे थे। विनीत सिर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ गया। सुमित लगातार अपने फोन पर पापा का नंबर ट्राई कर रहा था, लेकिन अमरनाथ जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। यह सब तुम दोनों की वजह से हुआ है, विनीत अचानक अंजलि और नीलम पर चिल्लाया। अगर तुम दोनों ने उस समय उस बूढ़े आदमी को देखकर वह तमाशा न खड़ा किया होता, तो पापा कभी ऐसा कदम नहीं उठाते। अंजलि ने पलटवार करते हुए कहा। सिर्फ हमारी गलती थी? तुमने और सुमित ने क्या कहा था? कॉर्पोरेट इमेज और ओल्ड एज होम की बातें किसने की थी? हम तो सिर्फ घर की सफाई की बातें कर रहे थे, लेकिन तुम दोनों ने तो पापा के आत्मसम्मान पर चोट की थी। सुमित ने दोनों को शांत कराते हुए कहा, बंद करो ये बहस, अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है। पापा सचमुच गांव चले गए हैं, माँ भी उनके साथ चली गई। सोचो, जब बच्चे स्कूल से लौटेंगे और दादा दादी को घर पर नहीं पाएंगे, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? और समाज के लोग जब पूछेंगे कि इस उम्र में माता पिता गांव क्यों चले गए, तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? उस रात ने आंगन की रसोई में खाना नहीं बना। नौकर चाकर भी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। घर की हवा में एक भारीपन था, जो उनके भीतर के खोखलेपन को दर्शा रहा था। दूसरी ओर अमरनाथ जी की फिएट कार रात के करीब 9 बजे सोलन से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित उनके पैतृक गांव रामपुर पहुंची। रामपुर एक बेहद शांत और पारंपरिक गांव था। वहां अमरनाथ जी की एक पुरानी पुश्तैनी हवेली थी, जो हालांकि काफी समय से बंद पड़ी थी, लेकिन उसकी दीवारें आज भी मजबूत थी।
कार की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले सुखराम काका, जो कभी अमरनाथ जी के खेतों की देखभाल करते थे, अपनी लालटेन लेकर बाहर आए। अरे छोटे भैया, आप इस समय? और भाभी जी भी साथ हैं? सुखराम काका ने अचरज और खुशी से कहा। हाँ सुखराम, बस ऐसे ही मन किया तो गांव चले आए। यह मेरा दोस्त देवदत्त है। आज से हम सब यहीं रहेंगे, अमरनाथ जी ने कार से उतरते हुए कहा। सुखराम काका ने तुरंत अपनी पत्नी और बेटों को बुलाया। देखते ही देखते आधे घंटे के भीतर पुरानी हवेली के ताले खोल गए, कमरों की सफाई की गई और रसोई में लकड़ी के चूल्हे पर ताजी रोटियां और सरसों का साग बनने लगा। गांव वालों ने जिस आत्मीयता और सम्मान से अमरनाथ जी और उनके दोस्त देवदत्त का स्वागत किया, उसे देखकर देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। देखा देव, अमरनाथ जी ने हवेली के आंगन में बिछी खाट पर बैठते हुए कहा, यहाँ की हवा में वो दिखावा नहीं है जो इंसानों की कीमत उनके कपड़ों से लगाए। यहाँ इंसान का दिल देखा जाता है। गांव में बीते 3 दिन अमरनाथ जी, शारदा जी और देवदत्त के लिए बेहद शांतिपूर्ण रहे। देवदत्त को शुक्राम काका के बेटों ने नए और साफ कपड़े लाकर दिए थे। नियमित स्नान, अच्छे भोजन और सबसे बढ़कर अपनत्व के माहौल ने देवदत्त के चेहरे पर फिर से एक खोई हुई रौनक लौटा दी थी। अब वह पहले जैसा कांप नहीं रहा था। शारदा जी ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर हवेली को एक जीवंत घर में बदल दिया था। अमरनाथ जी और देवदत्त सुबह सुबह गांव के खेतों की पगडंडियों पर टहलने जाते, पुरानी बातें याद करते और हंसते। देवदत्त को लग रहा था मानो उसे एक नया जीवन मिल गया हो। इस बीच सोलन के नेह आंगन में स्थित इसके बिल्कुल विपरीत थी। विनीत और सुमित का काम में मन नहीं लग रहा था। अंजलि के बुटीक में एक बड़ी गड़बड़ी हो गई थी और नीलम का बैंक में अपने सीनियर से विवाद हो गया था। घर में अजीब सी नकारात्मकता फैल गई थी। विनीत के बच्चे आरव और सिया लगातार अपनी दादी और दादा के बारे में पूछ रहे थे। मम्मी, दादू और दादी कहाँ गए हैं? वे हमसे बिना मिले क्यों चले गए? उनके बिना घर कितना अजीब लग रहा है। सिया ने रोते हुए अंजलि से कहा। बच्चों के इन मासूम सवालों का जवाब अंजलि के पास नहीं था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो बुजुर्ग घर में बेकार और पुराने ख्यालात के लगते थे, वे दरअसल उस घर की आत्मा थे, जिनके बिना पूरा बंगला सिर्फ एक कंक्रीट का ढांचा बनकर रह गया था। चौथे दिन सुबह विनीत ने सुमित से कहा, सुमित, अब बहुत हो गया। मैं इस ग्लानि के साथ और नहीं जी सकता। हमें गांव जाना होगा और पापा मम्मी से माफी मांगनी होगी। अगर वे नहीं लौटे तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुमित ने तुरंत सहमति जताई। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था। अंजलि और नीलम भी अपनी गलती पर बहुत पछता रही हैं। वे भी हमारे साथ चलेंगी। चारों ने अपनी बड़ी गाड़ी निकाली और रामपुर गांव की तरफ रवाना हो गए। रास्ते भर कार में अजीब सा सन्नाटा था। अंजलि और नीलम, जो कभी अपने कपड़ों और स्टेटस की घमंड में चूर रहती थी, आज बेहद साधारण कपड़ों में बैठी थी और उनके चेहरों पर ग्लानि साफ देखी जा सकती थी। दोपहर के समय उनकी गाड़ी रामपुर गांव में अमरनाथ जी की पुश्तैनी हवेली के सामने आकर रुकी। गाड़ी से उतरकर जब उन्होंने हवेली के भीतर का नजारा देखा तो वे अपनी जगह पर ठिठक गए। हवेली के बड़े से खुले आंगन में अमरनाथ जी और देवदत्त जी एक चटाई पर बैठे शतरंज खेल रहे थे और पास ही शारदा जी मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही थी, जिसकी सौंधी खुशबू पूरे आंगन में फैली थी। देवदत्त अब साफ सुथरे कुर्ते पायजामे में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक गहरा संतोष था और वे अमरनाथ जी की किसी बात पर जोर से हंस रहे थे। विनीत ने धीरे से आंगन में कदम रखा और कांपते हुए स्वर में पुकारा, पापा। अमरनाथ जी ने सिर उठाकर देखा। विनीत, सुमित, अंजलि और नीलम चारों आंखों में आंसू लिए सामने खड़े थे। शतरंज की बिसात पर हाथ रोके हुए अमरनाथ जी के चेहरे पर कोई कड़वाहट नहीं आई। वे बस शांत रहे। विनीत दौड़कर अमरनाथ जी के पैरों में गिर पड़ा। पापा, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम पैसे और चकाचौंध के नशे में इतने अंधे हो गए थे कि हमें सही और गलत का फर्क ही नहीं दिखा। सुमित भी अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा। मम्मी, आपके बिना घर बिल्कुल सूना हो गया है। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है।
प्लीज हमारे साथ घर वापस चलिए। हम वादा करते हैं कि हम कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपका दिल दुखे। अंजलि और नीलम धीरे धीरे देवदत्त जी के पास गई। अंजलि ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर कहा, चाचा जी, उस दिन मैंने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे अपने आधुनिक होने का जो घमंड था उसने मुझे एक अच्छा इंसान बनने से रोक दिया था। कृपया अपनी इस बेटी को माफ कर दीजिए। नीलम ने भी देवदत्त जी के पैर छुए और कहा, चाचा जी, हमें ओल्ड एज होम की बात नहीं करनी चाहिए थी। आप हमारे परिवार के सबसे सम्मानित सदस्य हैं। अगर आप हमें माफ नहीं करेंगे तो हम कभी इस बोझ से मुक्त नहीं हो पाएंगे। देवदत्त जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत उठकर अंजलि और नीलम के सिर पर हाथ रखा। अरे बच्चियों, ऐसा मत कहो। तुम सब पढ़ी लिखी और समझदार हो। वक्त की मार ने मुझे ऐसा बना दिया था कि कोई भी भ्रमित हो जाता। मुझे तुम लोगों से कोई नाराजगी नहीं है। अमरनाथ जी अपनी जगह से उठे। उन्होंने विनीत और सुमित को अपने पास बुलाया और कंधों से पकड़कर सीधा किया। उनकी आवाज में इस बार गुस्सा नहीं बल्कि एक पिता का गहरा मार्गदर्शन था। बेटा, अमरनाथ जी ने कहा, पैसा कमाना, तरक्की करना या समाज में एक मुकाम हासिल करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन जब उस पैसे का नशा तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दे और तुम्हें अपनों के त्याग और इंसानियत की कद्र करना भुला दे तो वह पैसा एक अभिशाप बन जाता है। अमरनाथ जी ने सेंटर टेबल पर रखे उन कागजातों की याद दिलाते हुए कहा, याद रखना विनीत, कफन में कोई जेब नहीं होती। जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो भगवान उसका बैंक बैलेंस या उसकी बड़ी गाड़ियां नहीं देखता। वह सिर्फ उसके कर्म और उसके द्वारा बांटे गए प्यार को देखता है। आज देवदत्त का वक्त खराब था, कल तुम्हारा भी हो सकता है। समय का चक्र घूमते देर नहीं लगती। तब तुम समाज से क्या उम्मीद रखोगे कि तुम्हें कोई धक्के मारकर बाहर निकाल दे या तुम्हें गले लगाए। विनीत और सुमित ने रोते हुए हामी भरी। उन्हें अपने पिता के शब्दों में जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आ चुका था। पापा, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। यह घर, यह संपत्ति सब आपकी है। हम तो बस आपके बच्चे हैं। हमें अपने चरणों में जगह दे दीजिए। विनीत ने हाथ जोड़कर कहा। सरदार जी ने मुस्कुराते हुए चाय के लड़ सभी के हाथों में थमा दिए। चाय पियो सब, रास्ते भर से थक कर आए हो, उन्होंने ममता भरी आवाज में कहा। अमरनाथ जी ने देवदत्त की तरफ देखा। क्यों देव, क्या कहते हो? इन बच्चों को सजा मिल चुकी है और इन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। क्या हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए? देवदत्त ने मुस्कुराते हुए अमरनाथ जी का हाथ पकड़ा। अमर, बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। इनसे बड़ी भूल हुई, लेकिन इन्होंने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया। यही इनकी सबसे बड़ी जीत है। चलो अब घर वापस चलते हैं। मुझे भी अपने पोते पोतियों से मिलना है। यह सुनते ही अंजलि और नीलम के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। अंजलि ने तुरंत कहा, चाचा जी, आपके लिए घर का वही कमरा तैयार किया जाएगा जो सबसे हवादार और सुंदर है, और आपके सारे कपड़ों और जरूरतों की जिम्मेदारी मेरी और नीलम की होगी। उस दोपहर रामपुर गांव की पुश्तैनी हवेली में एक अलग ही उल्लास था। सबने मिलकर जमीन पर बैठकर सुखराम काका के हाथ का बना साधारण मगर स्वादिष्ट खाना खाया। रिश्तों की जो कड़वाहट सोलन में पैदा हुई थी वह रामपुर की पावन मिट्टी में मिलकर हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।